टॉपिक क्या रहने वाला है मैम? हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक चीज़ समझने वाली ये है कि इसी को शॉर्ट फॉर्म में AAS भी बोला जाता है और AAS काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सभी बच्चों की पढ़ाई अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम ऑलरेडी अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको यूनिट 1 बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। यूनिट 1 के सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। इसके अलावा हमने यूनिट 2 भी बहुत ही डिटेल में वाइंड अप कर लिया है। यूनिट 2 के बारे में भी सारे टॉपिक्स सब कुछ हम देख चुके हैं। यूनिट 2 के बारे में अब फिर ऐसा कहूँ मैं कि यूनिट 2 में जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा हुआ है, आज हम वो कवर अप करने जा रहे हैं। तो ऐसा इंपॉर्टेंट पोर्शन आज का क्या है? आज का जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी AAS। ये बहुत बढ़िया एनालिटिकल टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एग्जामिनर सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर आपको आज के क्लासेस के या सभी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स के PDF चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री में आपके लिए अवेलेबल है, जिसके लिए आपको बस केवल इतना काम करना पड़ेगा कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी की हैंड रिटन नोट्स PDF आपको उसी पे मिल जाएंगी। आज की क्लास की भी जो PDF है आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों पर ही, आप इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आई वुड रिकमेंड जल्दी से जाकर के डाउनलोड करना ना भूलें हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी भी रिसेंट नोटिफिकेशंस आएंगी, उसके बारे में सबसे पहले आपको कहाँ पता चलेगा? हमारी अपनी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी जॉब अपडेट आएगी, कोई भी आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब अपडेट हो, उसका भी सबसे पहले नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आपकी अपनी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आप अपना आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है मैम? हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक चीज़ समझने वाली ये है कि इसी को शॉर्ट फॉर्म में AAS भी बोला जाता है और AAS काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मैम यहाँ से सवाल आते कहाँ से? बेटा अलग अलग पोर्शन हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो से। जैसे कहाँ से मैम? बेटा आपके पास सबसे पहले तो बेसिक से सवाल पूछा जा सकता है, बेसिक्स के बाद आपसे प्रिंसिपल से सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। उसके बाद इसको एक और स्पेक्ट्रो से या एक और एनालिटिकल टेक्निक से कंपेयर किया जाता है, उसका कंपैरिजन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो हम समझेंगे। उसके अलावा जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना, वो बेटा 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड होता है। कौन कौन से मैम? एक तो हमारे पास होता है सिंगल बीम और दूसरा हमारे पास में मैम होता है डबल बीम। इन दोनों पे ही बेस्ड होता है और इन दोनों के बारे में ही हमें सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है। सिंगल बीम में क्या होगा मैम, डबल बीम में क्या होगा और ये सारी चीज़ें क्या होती है, यहाँ से सबसे सवाल आपका बन सकता है। तो 1 बाय 1 हम पूरा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कवर कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, आज इसी लेक्चर में, इस एक लेक्चर में आपका पूरा AAS में कंप्लीट करवा दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका पूरे का पूरा टॉपिक यहाँ फिनिश हो जाने वाला है। कोई भी सब टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जहां से आपसे सवाल पूछा और मैंने यहां ना करवाया हो। हम सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक आज यहीं कवर करवाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड आते आते आपका एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और हमारे टॉपिक में जो सबसे पहले हम हेडिंग कवर करने जा रहे हैं वो क्या है मैम? पहली हेडिंग आप कवर करवाने जा रहे हो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दीजिए मैम, समझिएगा बेटा। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी AAS एक वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक होता है। व्हाई? फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेजरली चीज सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बनता है, कौन सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बनता है। तो जो हमारा अब्जॉर्प्शन बेसिकली टेक्निक होगी, बेसिकली AAS जो है, दिस इज
क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होता है मैम, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होता है एलिमेंट्स का। दूसरी चीज़ पर्टिकुलरली मेटल्स के बारे में यहाँ पर हम डिटेक्ट करते हैं कि मान लीजिए कोई भी हम लाइक सपोज हमारे पास वाटर है, वाटर में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एसेंशियल मेटल प्रेजेंट है, कौन कौन से नॉन एसेंशियल मेटल प्रेजेंट है, कौन से मिनरल्स हैं, कौन से हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें पता करने का काम किसका होता है मैम, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यानी ये हमारे पास एक ऐसा एनालिटिकल टेक्निक है विच क्वांटिटेटिवली डिटरमिन्स अबाउट द एलिमेंट्स पर्टिकुलरली मेटल इन वेरियस टाइप ऑफ सैम्पल्स। बहुत अलग अलग सैम्पल्स में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, किस में क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, ये सारी पता कहाँ से चलते हैं मैम, यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। ओके, डेवलप्ड इन द मिड 20th सेंचुरी, बहुत पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली मिड 20th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी ये बनाई गई। Atomic absorption spectroscopy is prized for its sensitivity, specificity and the simplicity। इसको प्राइज भी मिला है किस किस चीज़ों के लिए मैम, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, यानी इसकी स्पेसिफिसिटी के लिए, इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव एंड इट इज़ ऑल्सो सिंपल। तो सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी के लिए इसको प्राइज मिला। एंड ये बहुत कॉमन मेथड हो गया है बहुत सारी फील्ड्स में। कौन कौन सी फील्ड्स में मैम, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गया, क्लिनिकल एनालिसिस हो गया, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, फूड एंड बेवरेज सेफ्टी टेस्टिंग, माइनिंग एंड मेटलर्जी। इन सारी मेथड्स को मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, इन सभी फील्ड्स को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी। अभी तो आप ये समझिए कि ये बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं जहाँ पर हमारी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी अब एकदम कॉमन हो गई है। दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मेथड ऑफ टेक्निक, या दिस इज़ अ वेरी कॉमन एनालिटिकल टेक्निक, जिसके थ्रू आप किसी भी सैम्पल में से बता सकते हो कि इसमें कौन सी मेटल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, या कौन सी जो मेटल है वो हमारी हार्मफुल है, कौन सी मेटल हमारे लिए अच्छी है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर का, कि वाटर में हमारे पास कौन सी मेटल्स प्रेजेंट है ना, डिटेक्शन ऑफ मेटल करने के लिए। सिमिलरली सॉइल का भी आप बेसिकली क्या कर सकते हो मैम, सॉइल के बारे में भी, अरे भाई सॉइल के बारे में भी हम इसको बहुत ही ईजिली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं भाई, सॉइल के बारे में अगर मैम हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, हम डिटरमिन करेंगे कि सॉइल में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं। मेटल्स का डिटेक्शन बहुत ईजिली हो सकता है। कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जो सॉइल के लिए पॉइजनस हैं, कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल है, उन सभी चीज़ों का क्या कर सकते हैं मैम, उन सभी का हम बहुत ईजिली डिटेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी इन्वायरमेंट में, एयर में कौन कौन सी मेटल प्रेजेंट है, कौन कौन सी नहीं प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में हार्मफुल चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारे एयर में। क्लिनिकल एनालिसिस में, फूड एंड बेवरेज में, यानी जो हमारा फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स में कितने मिनरल्स हैं, क्या हार्मफुल चीज़ें हैं, क्या हार्मफुल नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करने में। माइनिंग, मेटलर्जी, इन सभी एरियाज़ में आपका एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेजर रोल होता है। अभी बनाई गई है लेकिन इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, इतनी ज़्यादा कॉमन है कि सब लोग आजकल इसी का यूज़ कर रहे हैं। हमें एक्यूरेट रिजल्ट देती है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डन। उसके बाद किस प्रिंसिपल पे काम करती है मैम, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बेटा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी ये जो हमारी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करती है मैम, ये हमें बता दीजिएगा। समझिए, The principle of atomic absorption spectroscopy is based on what? Ma'am, it is based on the absorption of radiation. क्या करते हैं, रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होता है बाय फ्री ग्राउंड स्टेट एटम्स इन द गैस फेज। कैसे, समझे नहीं मैम, समझिए बेटा, हमारे पास कोई भी एटम है जो कि दो स्टेजेस में है। कौन सा, एक तो मैम हमारे पास में है ग्राउंड स्टेट, और दूसरी कौन सी है, दूसरी मैम हमारे पास में है एक्साइटेड स्टेट। मान लीजिए कोई एटम है जो कि कहाँ है मैम, अपनी ग्राउंड स्टेट में है। डन। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्या आ रहा है मैम, अगर आपके पास कोई ना कोई रेडिएशन आ रहा है, क्या आया हमारे पास बेटा कोई ना कोई रेडिएशन आया। अब जैसे ही इस ग्राउंड स्टेट पे बैठे सैंपल ने या इलेक्ट्रॉन जो भी मानो, इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। बहुत ध्यान से समझना, ये क्या करेगा मैम, यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है।
किसका अब्जॉर्प्शन होगा मैम, यहाँ पर रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी इसने अपने रेडिएशन को क्या किया, अब्जॉर्ब किया। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर धूप से कहीं खेल के आ रहे हो और आपकी मम्मी ने आपको तुरंत ग्लूकॉन डी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, तुरंत आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, तुरंत आपके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक चीज़ हुई कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पे था या न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट पे था। अब बहुत ध्यान से समझो यहाँ पे हो क्या रहा है मैम, ग्राउंड स्टेट पे बैठे इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया, जैसे ही इसके अंदर एनर्जी आई, इसके अंदर रेडिएशन आया और इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, तुरंत ये कहाँ से कहाँ मूव ऑन होने लगेगा, तुरंत हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट से मूव हो चुका होगा और एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। यानी जैसे जैसे हमारा रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होगा, अब रेडिएशन अब्जॉर्ब होंगे, वैसे ही मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, बेसिकली वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। ईच एलिमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। यस, डिपेंड करता है कि कौन कितना ग्लूकॉन डी पिएगा, यानी छोटा बच्चा बहुत कम ग्लूकॉन डी पी सकता है, अगर आप बड़े हो तो आप बहुत ज़्यादा पी सकते हो, आप पूरा 1 गिलास पी सकते हो, मे भी 2 गिलास पी सकते हो। वही अगर आप 2-3 साल के बच्चे को पिलाओ तो वो बहुत कम पिएगा। यानी सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है। सिमिलरली बेटा हर एक एलिमेंट की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब करने वाला है। यानी जितने भी वहाँ पे एलिमेंट होते हैं सारे के सारे सेम वेवलेंथ कभी अब्जॉर्ब नहीं करते, वो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, each element absorbs light of a specific wavelength and the amount of light absorbed is directly proportional to the concentration of the element in the sample। जो कितना लाइट अब्जॉर्ब करेगा वो किस पे डिपेंड करता है मैम, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो बेसिकली एलिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। इन सब चीज़ों पे बेसिकली क्या करेगा मैम, ये डिपेंड करेगा। हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर मैम लिख सकते हैं कि जो हमारी अमाउंट ऑफ लाइट है, amount of light is directly proportional to what मैम, amount of light is directly proportional to the concentration of the element। किसके directly proportional होगी मैम, ये directly proportional होगी to the concentration of element, यानी हमारे element की कितनी ज़्यादा concentration है। इस element की concentration पे depend करता है amount of light। जितना ज़्यादा element की concentration होगी उतना ज़्यादा क्या होगा मैम, उतनी ज़्यादा basically वो light को absorb करने की capacity रखेगा। The step by step working principle is as follows। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बेटा आपको फाइनली बता दूंगी कि हमारा स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके का होता है, क्या क्या ये फॉलो करता है। एक एक चीज़ विद डिटेल हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैम एटमाइजेशन होता है सैंपल का, यानी जो भी हमें सैंपल दिया होगा उसका क्या करवाना होगा मैम, उसका आप एटमाइजेशन करवा लो। अच्छा, अब ये कैसे होता है थोड़ा सा मैम एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आ जाओ भाई एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। एटमाइजेशन में बेसिकली हमारे पास होता क्या है मैम, जो सैंपल होता है ना आपके पास यूजुअली लिक्विड फॉर्म में रहता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो सैंपल होगा वो कौन से स्टेट में होगा मैम, आपका जो सैंपल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको क्या कन्वर्ट किया जाता है मैम, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फ्लेम। अब इसको हम किसके ऊपर रखेंगे मैम, आग के ऊपर रख दो, आग यानी फ्लेम के ऊपर रख दो। या एक फर्नेस लेंगे, फर्नेस का मतलब हो गया भट्टी, भट्टी में क्या जल रही होगी, आग जल रही होगी, उसके ऊपर हम क्या रख देंगे मैम, उसके ऊपर बेसिकली हम अपने लिक्विड सैंपल को रख देंगे। जैसे ही हमने उसको बेसिकली फ्लेम में डाला, अच्छा फ्लेम में बेसिकली जो फर्नेस होती है वो किस प्रकार की फर्नेस होती है, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है, मैं इसको स्टार मार्क कर दे रही हूँ। मैम फर्नेस हमारी ग्रेफाइट फर्नेस भी हो सकती है या कोई सा भी एटमाइजर सिस्टम हो सकता है। मान लो ग्रेफाइट फर्नेस है, ग्रेफाइट फर्नेस के अंदर हमने क्या किया, हमने अपने ग्रेफाइट फर्नेस के अंदर अपने सैंपल को क्या किया, इंट्रोड्यूस करा। सैंपल कौन से स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में हमारा सैंपल है, हमने डाल दिया। फ्लेम मेथड में बेसिकली क्या होगा मैम, यहाँ लिया जाता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, नेब्यूलाइजर। नेब्यूलाइजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई नेब्यूलाइजर का क्या काम होता है, नेब्यूलाइजर का काम होता है अपने लिक्विड वाले सैंपल को मिस्ट में कन्वर्ट कर देना। मिस्ट मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा जेल होते हैं हमारे पास, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जेल्स, उन जेल्स की कंसिस्टेंसी के जैसे मिस्ट में। तो हमारा नेब्यूलाइजर का क्या काम होता है मैम, हमारे पास जो सैंपल होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हमें ये लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए। तो नेब्यूलाइजर का काम क्या होता है मैम, यहीं पर नेब्यूलाइजर का काम होगा इसी लिक्विड सैंपल को कन्वर्ट कर देना, किसमें भैया, फाइन मिस्ट में कन्वर्ट कर देना। हमारा जो लिक्विड सैंपल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा मैम, वो मिस्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, विच इज कैरिड आउट इनटू फ्लेम, जिसको हम कहाँ पे रख देंगे मैम, जिसको आप फ्लेम पे रख दोगे। कौन सी फ्लेम हम लेते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्रेफाइट फर्नेस ले सकते हैं।
क्या ले सकते हैं भाई मैम, हम यहाँ पर ना ग्रेफाइट फर्नेस बेसिकली ले सकते हैं। अब जैसे ही हमने इसको फ्लेम में रखा, हमारे पास क्या हुआ मैम, फ्लेम आपकी बेसिकली एयर एसिटाइलिन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन पॉसिबल है। द हीट ऑफ द फ्लेम और ग्रेफाइट फर्नेस कॉज द सैंपल टू ड्राई। सीधी सी बात है भाई, फ्लेम है, फ्लेम में आग है, आग की वजह से क्या होगा मैम, जो आपका सैंपल है वो धीरे 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 ड्राई होने लगेगा। तो ये सबसे पहले नेबुलाइजर ने लिक्विड को मिस्ट में कन्वर्ट किया, जिसको हमने फर्नेस के ऊपर रखा। फिर हमारा जो सैंपल था वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा मैम, ड्राई होगा। ड्राई होके क्या हो जाएगा, ड्राई होके मैम ये डिकम्पोज हो चुका होगा एंड अल्टीमेटली फ्री एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होगा मैम, ये ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद मैम ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद क्या हो जाएगा मैम, डिकम्पोज होने के बाद ये एटम्स में टूट जाएगा। इसको क्या कहा जाता है मैम, इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एटमाइजेशन, यानी लिक्विड से एटम बनाने के इस प्रोसेस को एटमाइजेशन बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना, दिमाग में बसा लो अपने। लिक्विड से एटम बनाने के इस पूरे प्रोसीजर को हमने क्या बोला मैम, एटमाइजेशन बोला। एटमाइजेशन कैसे हुआ, सबसे पहले तो मैम हमें एक सैंपल दे रखा था जो कि लिक्विड था, डन। अब लिक्विड सैंपल के बाद हमने क्या करा मैम, आपने नेब्यूलाइजर यूज़ किया। नेब्यूलाइजर का काम क्या होगा मैम, उस लिक्विड सैंपल को कन्वर्ट कर देना फाइन मिस्ट में, डन। फाइन मिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही वो फाइन मिस्ट में कन्वर्ट हुआ, हमने उसको फर्नेस पे रख दिया जहाँ पे फ्लेम थी। ग्रेफाइट फर्नेस कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे ही हमने फर्नेस पे रखा, फर्नेस की हीट की वजह से वो आपका जो सैंपल था वो ड्राई हो गया, सूख गया। ड्राई होके क्या हो गया मैम, डिकम्पोज हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया मैम, उसके बाद हमने बेसिकली उसको एटम्स में कन्वर्ट कर लिया, है ना। और जो हमारे एटम होंगे उनको क्या कर लिया जाएगा, जो अब फाइनली एटम बन चुके हैं उनको फर्दर एनालाइज कर लिया जाएगा। उनका हम फर्दर क्या करेंगे मैम, एनालिसिस कर लेंगे। दूसरी चीज़, These three atoms are now capable of absorbing radiation। अब ये जो हमारे एटम्स बने हैं ये क्या कर लेंगे मैम, अब ये जो आपके एटम्स बने हैं ना, अब ये बहुत ही ईजिली क्या करेंगे, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये बहुत ईजिली क्या करेंगे मैम, अब ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जैसे ही रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, हमारे आगे का पूरा प्रोसीजर फॉलो होने लगेगा। लिक्विड इतना इजीली रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, इसीलिए रेडिएशन सारे एब्जॉर्ब किसने किए हैं मैम, इन्होंने एब्जॉर्ब किए। तो इसने क्या किया मैम, फाइनली सारे रेडिएशन यहाँ पर अब हमारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, डन। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा मैम, आगे जो आपके पास नेक्स्ट चीज़ें आएंगी, सबसे पहले एटमाइजेशन हो गया। अब आपके पास में आएगा रेडिएशन सोर्स, यानी ऐसा कौन सा यहाँ पर सोर्स होता है जिससे कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेडिएशन सोर्स बेटा यहाँ पर जो होता है वो होता है हॉलो कैथोड लैंप। कई बार सवाल पिछले सालों में बन चुका है, फिर से बनने के चांसेस हैं। हॉलो कैथोड लैंप को ही हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं मैम, हॉलो कैथोड लैंप को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए HCl, कुछ भी आप बोल सकते हो यहाँ पर। अच्छा जी, ये जो हॉलो कैथोड लैंप है इसमें क्या होता है मैम, हॉलो कैथोड लैंप यानी जो HCl है, स्पेसिफिक टू द एलिमेंट बीइंग एनालाइज्ड इमिट्स लाइट ऑफ दैट एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। ये क्या करेगा मैम, ये ऐसे ही कोई भी रैंडम सा वेवलेंथ का रेडिएशन नहीं देगा, ये उस वेवलेंथ का रेडिएशन देगा जिस सैंपल का हमें एनालिसिस करना है उसके लिए जो डिजायर्ड होगा। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर सैंपल के एनालिसिस करना है। अब उस सैंपल के लिए जो सबसे बेस्ट या जो उसका डिजायर्ड वेवलेंथ का रेडिएशन होगा, उस वेवलेंथ का ही रेडिएशन हमारा हॉलो कैथोड लैंप देने वाला है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक। यही क्या डिफाइन करता है मैम, यही बताता है हमें स्पेसिफिसिटी। ये क्या बताएगा बेसिकली, ये मैम हमें बताता है स्पेसिफिसिटी। किसकी स्पेसिफिसिटी मैम, स्पेसिफिसिटी ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करेगा, देगा। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, अगर आप सोडियम लैंप ले रहे हो तो सोडियम लैंप की डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी या डिजायर्ड वेवलेंथ क्या है मैम, 589 नैनोमीटर। सिमिलरली देखो, मान लो अगर आपने सोडियम लैंप लिया तो इसका डिजायर्ड वेवलेंथ क्या होगा मैम, इसका डिजायर्ड वेवलेंथ होगा 589 नैनोमीटर। सिमिलरली बेटा अगर आप लेड का लैंप ले रहे हो, लेड हमारे पास एक मेटल होती है, अगर आप लेड का लैंप ले रहे हो तो उसका देखो हमारे पास क्या हो गया मैम, बहुत कम रह गया, दैट इज ओनली 283.3 नैनोमीटर। तो क्या हो रहा है मैम, ये हमारे पास डिफरेंट हमें क्या मिल रहे हैं, वेवलेंथ जो है वो रिसीव हो रहे हैं, है ना जी। अच्छा अब आगे मूव ऑन करते हैं। द लैंप लाइट पासिस थ्रू द क्लाउड ऑफ एटम्स इन द फ्लेम और फर्नेस। जो लैंप की लाइट आएगी वो कहाँ से पास आउट होगी मैम, फ्लेम या फिर फर्नेस से बेसिकली ये क्या हो जाएगी मैम, ये पास आउट हो जाएगी। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मैम आपके पास में है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी अब आप ये बता दीजिए कि जो लाइट आएगी उसका किस तरीके से आप एब्जॉर्प्शन करोगे। बेटा बहुत ध्यान से समझना, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है मैम, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर आपको इसके नाम से ही बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, जैसे कि क्या समझ आ रहा है मैम, हमें इसके नाम से समझ आ रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इस पर्टिकुलर टेक्निक में हो क्या रहा है मैम, इस पर्टिकुलर टेक्निक में हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मैम, यहाँ आप रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है मैम, दिस इज बेसिकली एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से इसका ये नाम पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास एटमाइज्ड सैंपल में लाइट पास होगी, सैंपल का क्या बन चुका है, सैंपल मैम हमारे पास पहले लिक्विड में था, लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो चुका है मैम, लिक्विड से वो एटम्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो एटम्स में कन्वर्ट हो चुका है फाइनली ये क्या करेगा मैम, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला था, इस पूरे प्रोसेस को आपने बोला था एटमाइजेशन ऑफ द सैंपल। अब एटमाइजेशन के बाद फाइनली हमारे पास एटम बन गए। समझना, जैसे ही हमने एटमाइज्ड सैंपल पे लाइट पास करी यानी रेडिएशन इसके ऊपर डाला, एटम्स ऑफ द टारगेट एलिमेंट अब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये क्या करेगा मैम, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को absorb करेगा। The extent of absorption depends on the number of ground state atoms present in the flame of furnace, यानी जितने एटम फर्नेस के ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा मैम, उतना ही ज़्यादा रेडिएशन का भी अब्जॉर्प्शन होगा। यानी अब्जॉर्प्शन का रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्राउंड स्टेट। This correlates directly with the concentration of the element in the sample, यानी जितना ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट या सैंपल की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, you can clearly say that absorption of radiation is directly proportional to what? Ma'am, it is directly proportional to concentration of the sample. जितनी ज़्यादा सैंपल की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा मैम, उतना ही ज़्यादा हमारा रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है जी, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, मेजरमेंट एंड डिटेक्शन। मैम अब आप ये बता दीजिए कि रेडिएशन तो अब्जॉर्ब हो गया, अब उस अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को किस तरीके से आप मेजर करने वाले हो और उस अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का किस तरीके से आप डिटेक्शन करने वाले हो, हमें ये बताइए। चलिए, मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है मैम, आइसोलेट्स अ स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रॉम द लैम्प। लैम्प से क्या निकल रहा है मैम, लैम्प से हमारा रेडिएशन निकल रहा है। लैम्प से बेसिकली क्या है मैम, रेडिएशन सोर्स है जिससे अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन कंटिन्यूअसली निकल रहा है। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होगा, मोनोक्रोमेटर का काम होगा टू आइसोलेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। यानी याद रखना, मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लेना। इट आइसोलेट्स, या फिर आपको बुक्स में सेपरेट भी दिया जा सकता है, द वेवलेंथ या द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। इसका काम क्या होता है मैम, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का जो हमारे पास रेडिएशन होता है ना, उसको सेपरेट करने का काम करता है। कौन, मोनोक्रोमेटर। अच्छा, अब फोटो डिटेक्टर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। जो भी हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट है, अगर हमें उसकी इंटेंसिटी मेजर करनी है, हम कैसे करेंगे, आप कर सकते हो मैम फोटो डिटेक्टर के थ्रू। बेसिकली दैट इज लाइट नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम, यानी ट्रांसमिटेड लाइट मतलब मैम ऐसी लाइट जिसको एटम ने क्या किया, अब्जॉर्ब नहीं किया। उसके अलावा द डिफरेंस इन लाइट इंटेंसिटी बिफोर and after passing through the flame is used to calculate absorbance। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, एब्जॉर्बेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैम, अगर एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करना है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा द डिफरेंस इन द लाइट इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी में हमें डिफरेंस देखना है, कब, बिफोर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द फ्लेम। फ्लेम में पास करने से पहले, फ्लेम में पास करने के बाद लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, इसका जब हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसके थ्रू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मैम, उसके थ्रू आप एब्जॉर्बेंस बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है जी,
आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब भाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है मैम, जल्दी से ये बता दीजिए, समझते हैं। द एब्जॉर्बेंस वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट नोन कंसंट्रेशंस टू जनरेट अ कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व एक ग्राफ के जैसे होता है जो बेसिकली किसके बीच में बनता है मैम, एब्जॉर्बेंस के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में बनने वाले इस कर्व को क्या बोलेंगे, इसको कैलिब्रेशन कर्व बोलेंगे। डन। बेसिकली किस किस के बीच में बनता है, ध्यान से समझिएगा। चलो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, रुको समझती हूँ अभी करती हूँ। हाँ, तो हमारे पास किसके बीच में बन रहा था मैम, ये बेसिकली आपके पास ना एक कर्व बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है मैम, ये अब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर कहीं हमारे पास होगा बेसिकली एब्जॉर्बेंस और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा मैम, यहाँ हमारे पास होगा कंसंट्रेशन। तो यही एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ बनेगा, इसी को हम, इस ग्राफ को क्या बोल सकते हैं, इसी ग्राफ को मैम आप बहुत ही ईजिली कैलिब्रेशन कर्व भी बोल सकते हो, है ना जी। क्या बोलेंगे मैम, कैलिब्रेशन कर्व भी बोलेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सैंपल इज डिटरमिन्ड बाय कंपेयरिंग इट्स एब्जॉर्बेंस विद द कैलिब्रेशन कर्व। ये किसके हेल्प से करना है हमें मैम, ये आपको पर्टिकुलरली करना पड़ेगा बेयर लैम्बर्ट्स लॉ के हेल्प से। अच्छा, अब इसमें होता क्या है ज़रा बता दीजिएगा मैम। यहाँ पर हमारे पास जो भी अननोन सैंपल है, इसकी अगर हमें एब्जॉर्बेंस को कंपेयर करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बेयर लैम्बर्ट्स लॉ यूज़ करेंगे। अच्छा, बेयर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है मैम, बेयर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स लॉग आई अपॉन आई नॉट। एक तो हमारे पास ये लॉ हो गया, जहाँ पर आई क्या है मैम, आई आपके पास में है इंसिडेंट लाइट, बेसिकली इंसिडेंट लाइट एट इनिशियल स्टेज, यानी जो हमारे पास इनिशियल लाइट होगी। तो हमारे पास ये किस तरीके की लाइट होगी, इनिशियल लाइट, और ये किस तरीके की होगी मैम, ये हमारे पास फाइनल लाइट हो जाएगी। और एक और फॉर्मूला होता है मैम, क्या बेटा, E इज इक्वल्स एफ साइलेंट डॉट सी डॉट एल। ठीक है भाई, जहाँ पर ए का मतलब क्या है मैम, ए का मतलब आपके पास में होगा अब्जॉर्बेंस। ठीक है भाई। अच्छा, एफ साइलेंट का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एफ साइलेंट मतलब है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। दिस मीन्स मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या तो इसको मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोल दो, या हम क्या बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, या हम क्या बोलेंगे मैम, या फिर आप मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोल दो। ठीक है भाई। और हमारे पास सी का मतलब क्या है, याद रखना बेटा, सी का मतलब आपके पास है कंसंट्रेशन, और एल का मतलब मैम हमारे पास है लेंथ। ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास अपना बेयर लैम्बर्ट लॉ हो गया। बेयर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अरे ये तो लिखा हुआ था, मैंने दोबारा से ऐसे ही लिख दिया। ध्यान रखना, हमारे पास ए का मतलब क्या होता है मैम, ए का मतलब हमारे पास है यहाँ पर एब्जॉर्बेंस, और आई नॉट का मतलब क्या है मैम, आई नॉट का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट है वो किस इंटेंसिटी की है। उसके अलावा आई है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी क्या इंटेंसिटी है। इन दोनों के डिफरेंस से हम एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। एफ साइलेंट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, सी कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो लिखा हुआ है। ओके, ये सारी की सारी हमारा बेसिक खत्म हो गया, बेसिक्स के साथ साथ प्रिंसिपल खत्म हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हमने वाइंड अप कर ली। एंड अब फाइनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, यानी मैम जो आपका एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बेटा आपके डायरेक्ट सवाल पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, समझिएगा। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी AAS पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है which is used to determine the concentration of metal elements in a sample। किसी भी सैंपल में कितने ज़्यादा मेटल एलिमेंट्स हैं, उनकी अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, हम किसका यूज़ करेंगे मैम, आप यूज़ करने वाले हो फाइनली हमारे पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। The instrumentation of atomic absorption spectroscopy consists many components that work together to detect and quantify elements with high specificity and sensitivity। ठीक है भाई, आगे बता दीजिए। आगे देखिए, कुछ इस तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। अब भाई ये वर्क किस तरीके से करता है मैम, ज़रा हमें बताइएगा किस तरीके से इसमें वर्किंग होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैम हमारे पास क्या है मैम, हमारे पास सैंपल है, वो भी किस फॉर्म में मैम, सैंपल हमारे पास सॉल्यूशन के फॉर्म में है। अब सॉल्यूशन में अब हमारे पास क्या लगाया है मैम, हमने यहाँ पर नेबुलाइजर लगा दिया। नेबुलाइजर का क्या काम होता है मैम, नेबुलाइजर का काम होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है मैम, लिक्विड में प्रेजेंट है। लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देगा ये मैम, ये लिक्विड को कन्वर्ट कर देगा फाइन मिस्ट में। क्या बन जाएगा
हमारे पास मैम मिस्ट बन जाएगा हमारे पास, है ना जी। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इसको हमने किसके ऊपर रख दिया मैम, इसको आपने ग्रेफाइट फर्नेस के ऊपर रख दिया। किसके ऊपर रखा हुआ है मैम, आपने ना ग्रेफाइट फर्नेस के ऊपर रखा, जहाँ से क्या निकलेगी, जहाँ से मैम फ्लेम निकलेगी। ये देखो भाई फ्लेम जहाँ से निकल रही है, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ से निकलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा मैम, जिसकी वजह से आपका जो मिस्ट होगा वो ड्राई होकर डिकम्पोज हो जाएगा और तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, तुरंत एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैम एटमाइजेशन हो रहा है हमारे पास, इस पूरे प्रोसेस में एटमाइजेशन हो गया। अब जैसे जैसे एटम, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारी ग्रेफाइट फर्नेस होती है उसमें फ्यूल गैस, ऑक्सीडाइजिंग गैस दोनों कंटेन करती है ये। अब हमारे पास क्या होगा मैम, यहाँ मोनोक्रोमेटर है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। उसके बाद जो फाइनल रेडिएशन होगा वो डिटेक्टर तक जाएगा। डिटेक्टर का क्या काम होता है मैम, इट डिटेक्ट्स द रेडिएशन, इसका काम है रेडिएशन को क्या करना मैम, इसका काम है रेडिएशन को डिटेक्ट करना। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल चीज़ होंगी वो कहाँ होंगी मैम, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर वीक सिग्नल्स को सिलेक्ट करके उनको क्या कर देगा मैम, उनको मॉडिफाइड कर देगा एंड उनको एम्पलीफाई कर देगा, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, फिर मैम जो एम्पलीफाइड सिग्नल्स होंगे वो कहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी हमारे पास में एम्पलीफाइड सिग्नल्स होंगे वो फाइनली हमें रीड आउट डिवाइसेस में या अपने रिकॉर्डर में बहुत ही इजीली क्या हो जाएंगे मैम, रिसीव हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, जो कि किस पे बेस्ड होता है मैम, बेसिकली एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ रेडिएशन हमारे पास क्या होगा मैम, रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब इन्हीं को डिटेल में अगर हमें देखना है तो रेडिएशन सोर्स की हम बात कर रहे थे भाई, कौन सा रेडिएशन सोर्स लेना होता है हमें यहाँ पर मैम, आप जो रेडिएशन सोर्स लेते हो दैट इज हॉलो कैथोड लैम्प, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं मैम, शॉर्ट में आप HCl भी बोल देते हो। हॉलो कैथोड लैम्प का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स द लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट बीइंग एनालाइज। जो भी एलिमेंट्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास रेडिएशन होगा वो क्या कर लेगा मैम, स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन यहाँ से निकलेगा। एंड हमारे पास जो हॉलो कैथोड लैम्प होता है ये क्या होता है मैम, इसमें एक कैथोड होता है बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनोड। यहाँ पर कैथोड एनोड दोनों हमारे पास हैं। ये किससे फिल्ड होता है मैम, ये इनर्ट गैस से फिल्ड होता है। हॉलो कैथोड लैम्प, इसमें क्या फिल्ड होती है मैम, यहाँ पर हमारी इनर्ट गैस फिल होती है। इनर्ट गैस जैसे हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, है ना, कोई सी भी हमारे पास क्या होगी मैम, कोई सी भी हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इनर्ट गैस होंगी। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड द गैस गेट्स आयनाइज, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जो गैस फॉर्म होती है वो आयनाइज होने लगती है एंड द आयंस स्ट्राइक द कैथोड। जो आयंस होते हैं वो कैथोड पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, रिलीजिंग एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच इमिट लाइट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। जो एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करने का काम करेंगे मैम, इमिट करने का काम करेंगे। यहाँ पर एक और आप रेडिएशन सोर्स की बात कर सकते हो, कौन सा रेडिएशन सोर्स, इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प। इसको हम शॉर्ट में EDL भी बोल देते हैं। ये हाई इंटेंसिटी लाइट को बेसिकली ऑफर करता है। इसके पहले जो हमारा HCl था वो उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होता जितना ज़्यादा इंटेंस ये होता है। इसकी इंटेंसिटी HCl के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यूजेस माइक्रोवेव और रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी टू एक्साइट द एटम्स। अगर हमें एटम्स को एक्साइट करना है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ माइक्रोवेव या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का क्या होता है मैम, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस लाइन को जरूर पढ़ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यूज्ड व्हेन मोर सेंसिटिविटी इज नीडेड। अगर कभी हमें ज़्यादा सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव चीज़ें देखनी होती हैं या हमें एनालिसिस करना होता है, तब हम इस EDL का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको आर्सेनिक या सेलेनियम जैसे एलिमेंट्स का एनालिसिस करना है तब आप स्पेसिफिकली इनका यूज़ करोगे, ये आपके लिए बेटर होंगे उस केस में। उसके बाद हमारे पास क्या होगा मैम, एटमाइज़र, जो कि लिक्विड सैंपल को किस में कन्वर्ट कर देगा मैम, एटम में कन्वर्ट कर देगा। समझो, एटमाइज़र कन्वर्ट करता है सैंपल को बेसिकली किस में मैम, लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। टाइप्स ऑफ एटमाइज़र, यानी किस किस प्रकार के मैम एटमाइज़र होते हैं बेटा, बहुत अलग अलग टाइप के एटमाइज़र आपके पास अवेलेबल होंगे। जैसे एक होता है फ्लेम एटमाइज़र। फ्लेम एटमाइज़र में क्या होता है मैम, एक फ्लेम होता है जो कि यूजुअली एयर एसिटाइलिन या नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन ले सकते हैं।
यूज़ करा जाता है इसका टू वेपराइज द सैंपल, सैंपल को वेपराइज करने के लिए। सैंपल इज एस्पायरेटेड इनटू द फ्लेम वाया नेबुलाइजर, ठीक है। नेबुलाइजर क्या करेगा, लिक्विड सैंपल को एटम में कन्वर्ट कर देगा, फाइन मिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड सुटेबल फॉर एलिमेंट्स विद मॉडरेट एक्साइटेशन एनर्जी, अगर किसी सैंपल की एक्साइटेशन एनर्जी मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तब हम फ्लेम एटमाइजर का ही सबसे ज़्यादा क्या करने वाले हैं मैम, आप यूज़ करने वाले हो। उसके बाद हमारे पास क्या आता है मैम, उसके बाद ग्रेफाइट फर्नेस एटमाइजर आता है। ग्रेफाइट फर्नेस एटमाइजर के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये स्मॉल ग्रेफाइट ट्यूब से मिलकर बना होता है जिसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, हायर सेंसिटिविटी ऑफर करता है और बहुत ही स्मॉलर सैंपल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट कम है, देता काफ़ी कुछ है हमें। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रेस एनालिसिस, ट्रेस एनालिसिस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। उसके अलावा हाइड्राइड जनरेशन सिस्टम का भी आप यूज़ कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली उन एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जैसे आर्सेनिक, सेलेनियम, HSB, मर्क्यूरी, जो वोलेटाइल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, जैसे आर्सेनिक हो गया, सेलेनियम हो गया, टिमनी, मर्क्यूरी, अगर इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये मैम वोलेटाइल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो बेसिकली हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड केमिकली एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हीटेड क्वार्ट्ज ट्यूब, कि जहाँ पे ये क्या होंगे मैम, जहाँ पर इनका बेसिकली एटमाइजेशन हो जाएगा। देन हमारे पास सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है मैम, यहाँ पर आप अपने सैंपल को बेसिकली एटमाइजर में डालते हो, यानी डिलीवर्स द सैंपल इनटू द एटमाइजर। यहाँ पर जो आपका सैंपल होगा वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले तो आप नेबुलाइजर यूज़ कर सकते हो फ्लेम AAS में। नेबुलाइजर लिक्विड सैंपल को एक मिस्ट में यानी एक फाइन एरोजोल में कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा आप ऑटो सैम्पलर यूज़ कर सकते हो, उतना खास नहीं है, ऑप्शनल है। इंजेक्शन पोर्ट होता है ग्रेफाइट फर्नेस के लिए। इट इंजेक्ट्स अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल डायरेक्टली इनटू द फर्नेस, छोटा सा सैंपल को डायरेक्टली क्या कर देता है, फर्नेस में इंसर्ट करने का काम कर देता है। किसका मैम, इंजेक्शन पोर्ट का ये काम है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या होता है मैम, अगला आपके पास है मोनोक्रोमेटर। भाई मोनोक्रोमेटर का काम बहुत बार बता चुकी हूँ मैम। इट आइसोलेट्स द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय द एनालाइट, यानी ये डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को क्या करने का काम करता है, अब्जॉर्ब करने का या सेपरेट आउट करने का काम करता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक एंट्रेंस स्लिट है। एंट्रेंस स्लिट में क्या होता है मैम, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, एंट्रेंस स्लिट, यानी जो भी हमारा रेडिएशन होगा वो इसके थ्रू एंटर करने वाला है। उसके बाद आता है डिस्पर्जन डिवाइस। अब डिस्पर्जन डिवाइस क्या होगा समझो, यूजुअली आ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो कि सेपरेट करता है लाइट को इनटू कंपोनेंट वेवलेंथ्स, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है मैम, जिस तरीके से एंट्रेंस स्लिट है सिमिलरली उसी तरीके से एक एग्जिट स्लिट भी होता है। अब भाई एग्जिट स्लिट का काम क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जिट स्लिट सिलेक्ट द डिजायर्ड वेवलेंथ फॉर मेजरमेंट एंड बेसिकली इट इंश्योर्स दैट ओनली द लाइट मैचिंग द इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली ये क्या करते हैं मैम, जो हमारी डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट होती है ये मेक श्योर करता है कि उसी डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट जो है बेसिकली वो एग्जिट हो, बाकी कोई भी यहाँ पर एग्जिट नहीं हो पाती है। तो ये बेसिकली क्या करने का काम है मैम, सिलेक्ट करने का ही एक तरीके से इसका काम होता है। ठीक है भाई, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है मैम, नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर रहता है। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। डिटेक्टर फाइनली मेजर कर देता है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो भी इंटेंसिटी है उसको मेजर करने का काम डिटेक्टर का है। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा मैम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई, कितने टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं हमारे पास मैम, अलग अलग टाइप के डिटेक्टर हैं। जैसे पहला है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को हम PMT भी बोल सकते हैं। कॉमनली किस किस के लिए यूज़ किया जाता है मैम, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, हालांकि लो लेवल ऑफ लाइट के लिए भी। लाइट को बेसिकली करंट में कन्वर्ट कर देता है वाया फोटो इमिशन एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल एज वेल। सिग्नल corresponds to the amount of light absorbed by the atoms in the flame or furnace। डन, ये हमारे पास क्या काम हो गया मैम, ये आपका डिटेक्टर का काम हो गया। उसके बाद में आपका आता है फाइनली सिंपल प्रोसेसर एंड रीड आउट डिवाइस। जब हमारे पास फाइनली जो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है देन फाइनली हमें जो ग्राफ मिलता है वो कहाँ पे मिलता है मैम, यहाँ पर। इट एम्पलीफाइज प्रोसेस एंड डिस्प्लेज द डेटा, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर इसको दिखा देगा। जैसे एम्पलीफायर का क्या काम होता है मैम, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना। एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम जहां पर आप अपने डेटा को देख सकते हो। एंड डिस्प्ले प्रिंटर आउटपुट इंटरफेस
क्या करेगा मैम, सीधी सी बात है, प्रोवाइड्स कंसंट्रेशन वैल्यूज एंड जो भी फाइनल प्लॉट्स होंगे वो यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आके मैम हमारे पास में शो होने लगेंगे। लास्ट इज गैस कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर क्या किस तरीके का गैस कंट्रोल सिस्टम है, क्या काम है इसका, ध्यान से सुनिएगा। इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ गैसेस, की गैसेस का किस तरीके से फ्लो है, जैसे कि फ्यूल, जैसे आपका एसिटाइलिन हो गया, ऑक्सीडेंट के रूप में आपका एयर और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फ्लेम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। फ्लो कंट्रोलर्स, सेफ्टी सिस्टम्स, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल अमाउंट में यहाँ पर क्या होंगे मैम, अवेलेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ नॉन मेटल। बेटा यहाँ पर बहुत ही इजीली आपको नॉन मेटल्स का भी डिटेक्शन करने को मिल जाता है। उतना ज़्यादा इजीली नहीं होता जितना ज़्यादा मेटल का कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़े अमाउंट में नॉन मेटल का भी डिटेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैम समझ नहीं आया, समझाइए। नॉन मेटल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन एक्सेट्रा डू नॉट एटमाइज इजीली इनटू फ्री एटम। देखो अभी तक क्या हो रहा था मैम, हम एटम्स में कन्वर्ट कर ले रहे थे, लेकिन ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये जितने भी ऊपर मैंने लिखे हैं, वो बहुत इजीली एटम्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इनका एटम्स में कन्वर्जन उतना इजीली नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मैम, मोस्ट फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक वेपर्स। Their atomic transition often do not fall with AAS light source range. Lack of suitable hollow cathode lamp for many non-metal. इतना ज़्यादा easily हम इनका डिटेक्शन नहीं कर पाते, बहुत कम हो पाता है इनका डिटेक्शन, उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अगर आपका नॉन मेटल आ गया तो मेटल के केस में हालांकि बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जहाँ पे हम बहुत इजीली इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेटेलॉइड या वोलेटाइल कंपोनेंट आ गया, कुछ सेमी मेटल्स आ गए, जैसे कि मैम आर्सेनिक हो गया, सेलेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया। इन सभी को डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग हाइड्राइड जनरेशन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सवाल बन सकता है कि नॉन मेटल्स के लिए तो इसका यूज़ करते नहीं है, तो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि इन मेटल्स का डिटेक्शन करा जा सकता है बाय यूजिंग हाइड्राइड जनरेशन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको शॉर्ट में हम HGAAS भी बोल सकते हैं, विच कन्वर्ट्स द एनालाइट इनटू अ वोलेटाइल हाइड्राइड। जो क्या कन्वर्ट कर देगा मैम, जो हमारे एनालाइट को ना किस में कन्वर्ट कर देगा, वोलेटाइल हाइड्राइड में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही हमारे पास ये कन्वर्ट होगा, हमारे पास हाइड्राइड इज देन एटमाइज्ड और फर्दर इसमें क्या कर लिया जाएगा, जैसे ही एटम में कन्वर्ट हो गया, बाकी के सारे सेम प्रोसीजर होंगे एंड हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स के लिए हमने AAS तो यूज़ नहीं कर पाया, तो मैम ऑल्टरनेटिव्स बताओ, फिर हम किसका यूज़ करें, ये तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए भाई समझते हैं। अगर आपके पास में आ जाता है एक नॉन मेटल नाइट्रोजन, तो भाई नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे मैम, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हो। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन एनालाइजर या गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हो, GC। सल्फर के लिए यूवी फ्लोरेसेंस आप यूज़ कर सकते हो। फॉस्फोरस के लिए यूवी विजिबल यूज़ कर सकते हो। क्लोरीन के लिए आप आयन क्रोमेटोग्राफी या XRF का यूज़ कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है। फ्लोरीन के लिए आप IC या फिर नॉन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारे नॉन मेटल्स के लिए सेटेबल नहीं होता है, लेकिन स्टिल देयर आर सम मेटलॉइड्स जिनके लिए सेटेबल है, वो मैंने आपको बता दिए। और जिनके लिए सेटेबल नहीं होता है उनके लिए मैंने आपको ऑल्टरनेटिव टेक्निक बताई। इन ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स का आप बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हो। अब फाइनली हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन AAS एंड FES। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी जो हमारा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंड जो हमारा फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दोनों में अंतर बताओ भाई। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये किस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये मैम एक प्रकार की अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जहाँ रेडिएशन आपका अब्जॉर्ब किया जाता है। फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है मैम, ये एक प्रकार की आपकी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जहाँ पर क्या किया जाता है मैम, जहाँ पर रेडिएशन का क्या होता है मैम, रेडिएशन का ना इमिशन होता है यहाँ पर। अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। FES क्या होता है, FES मेजर्स द इमिशन ऑफ लाइट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन। ये इमिशन ऑफ लाइट को मेजर करता है। सैम्पल को हम फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर क्या होगा मैम, एटम्स जो भी होंगे वो यहाँ पे एक्साइट हो जाएंगे और फिर उनमें लाइट इमिट करेंगे एंड जैसे ही हम लाइट इमिट करेंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे
रिटर्न हो जाएंगे। एंड जो इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी उसको क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर मैम जो भी हमारी इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी उसको आप बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हो मैम, हम बहुत ही ईजिली उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्लाइड में मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सबसे पहले एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैम ये अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को इमिट करता है जबकि ये इमिशन ऑफ रेडिएशन देखता है। रिक्वायर्स हॉलो कैथोड लैम्प एज अ लाइट सोर्स, अभी अभी हमने पढ़ा, जबकि यहाँ पर किसी भी लाइट सोर्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। भाई क्यों? क्योंकि मैम सैंपल इटसेल्फ इमिट लाइट, जो सैंपल होगा वो खुद ही लाइट को इमिट करेगा, हमें चाहिए ही नहीं है सोर्स, हम तो रेडिएशन को खुद इमिट कर रहे हैं, तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं होती है। द एनर्जी सोर्स इज फ्लेम और ग्रेफाइट फर्नेस। यहाँ एनर्जी सोर्स क्या रहेगा मैम, फ्लेम या फिर ग्रेफाइट फर्नेस रहता है। यहाँ फ्लेम ही है इकलौता जो सोर्स होता है। ग्राउंड स्टेट एटम जो होंगे वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट जो एटम होंगे ऊपर जा चुके होंगे वो रेडिएशन को इमिट करेंगे। देयर सेंसिटिविटी इज हायर फॉर मोस्ट एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए सेंसिटिव हैं लेकिन ये उतना सेंसिटिव नहीं है, इनकी सेंसिटिविटी कंपैरेटिवली कम है। ट्रेस मेटल एनालिसिस करते हैं जैसे कि पानी में भी, फूड में भी, कई जगह पे कर सकते हैं। जिसके अलावा ये मेनली किसके लिए यूज़ होते हैं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस देख लीजिएगा, हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये एनालिटिकल टेक्निक है जिसका डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यूज़ किया जाता है। मेनली इसका एडवांटेज क्या है, हायर सिलेक्टिविटी। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है मैम, ये हाई सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। सिलेक्टिविटी की जो रेंज होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इट इज़ अवॉर्डेड फॉर इट्स सेंसिटिविटी, सिंप्लिसिटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा और मेजर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास लेस अफेक्टेड बाय द फ्लेम इंस्टेबिलिटीज, जो कि इसके क्वांटिटेटिव कैलिब्रेशन पे आएगा। कुछ बेटा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि मैम डिसएडवांटेजेस क्या है समझिएगा। सिंगल एलिमेंटल एनालिसिस, यहाँ आप एक साथ साइमल्टेनियसली डिफरेंट एनालिसिस नहीं कर सकते। सिंगल एलिमेंट एनालिसिस होता है, स्लो होता है थोड़ा सा। रिक्वायर सेपरेट लैम्प, अलग अलग लैम्प चाहिए होती हैं अलग अलग मेटल के लिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सोडियम अलग वेवलेंथ देगा, लेड अलग वेवलेंथ देगा, तो अलग अलग मेटल के डिटेक्शन के लिए हमें अलग अलग लैम्प चाहिए, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लिमिटेड टू मेटल्स, नॉन मेटल्स का बिल्कुल इजीली नहीं बता पाएगा, कुछ मेटलॉइड तक ही सीमित रहता है, नॉन लिमिटेड रहता है ये ज़्यादातर मेटल्स के लिए, बहुत वे उसके अलावा नॉन मेटल्स वगैरह के लिए यूज़ नहीं करते। नैरो कंसंट्रेशन रेंज होती है और मैट्रिक्स इंटरफेरेंसेस बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। एंड उसके बाद आप देख लीजिएगा सिंगल बीम एंड डबल बीम क्या होता है। सिंगल बीम एंड डबल बीम में डायरेक्टली आपको क्या देखना है, यहाँ से देखना है। अगर आप सिंगल बीम के बारे में बात करोगे तो क्या होगा मैम, सिंगल बीम में हमारा हॉलो कैथोड लैम्प था। हॉलो कैथोड लैम्प में क्या हुआ मैम, रेडिएशन निकला। फाइनली हमारे पास एटमाइजर होता है जो लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एटम में कन्वर्ट कर देगा। देन मोनोक्रोमेटर, इसका काम क्या होगा मैम, इसका काम होता है वेवलेंथ को आइसोलेट करना, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को। एंड देन फाइनली हमें रीड आउट डिवाइस पे सिग्नल मिल जाएगा। डबल बीम में याद ये रखना है कि हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर दो डिफरेंट क्या होते हैं, लाइट पाथ होते हैं। वहाँ सिंगल लाइट पाथ होता है, डबल बीम में दो लाइट पाथ होते हैं, जिसमें एक सैंपल की तरफ जाता है, दूसरा रेफरेंस की तरफ जाता है। यहाँ एक बीम स्प्लिटर का भी यूज़ किया जाता है या रोटेटिंग मिरर यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या करता है मैम, ऑल्टरनेट्स द लैम्प बिटवीन द सैंपल पाथ एंड द रेफरेंस पाथ। जो आपका डबल बीम होता है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी देता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपका डबल बीम काम करेगा, जिसमें यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है मैम, यहाँ पर आपके बीम स्प्लिटर लगे हैं जो बीम को स्प्लिट करने का काम करते हैं। देखो मिरर्स के थ्रू ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, दो पाथ बन गए, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, बेसिकली डबल बीम बोलते हैं। कंपैरिजन कर लीजिए, अगर आप सिंगल बीम के बारे में बात करोगे तो केवल और केवल यहाँ एक लाइट पाथ होता है, और यहाँ क्या होते हैं मैम, यहाँ हमारे पास दो लाइट पाथ्स होते हैं। सिंगल बीम लेस स्टेबल होगा जबकि डबल बीम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। सिंगल बीम की एक्यूरेसी ठीक ठाक होती है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बेटा बहुत हाई होती है। इसकी कॉस्ट कम होती है, सस्ता मिल जाता है, लेकिन वहीं इसकी कॉस्ट की अगर आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर कोई लैब में आपने देखा होगा तो वहाँ पे ज़्यादातर सिंगल बीम होता है, डबल बीम
नॉर्मल एजुकेशन लैब्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। बेसलाइन करेक्शन मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक नहीं रहता, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। टिपिकली रूटीन एंड एजुकेशनल लैब्स में, जैसा मैंने अभी बोला, आपके कॉलेजेस में सिंगल बीम होता है, ना कि डबल बीम। ये देखिए, ये हमारे पास सिंगल बीम है, डबल बीम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैम दोनों में पाथ का है। पाथ यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल एनालिसिस हो गया, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में, जैसे डिफरेंट डिजीज़ के डायग्नोसिस करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। फूड एंड एग्रीकल्चर में कि न्यूट्रिएंट कितना है, कितनी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एनिमल फीड टेस्टिंग में एंड फूड सेफ्टी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में सब कुछ बेटा जहाँ जहाँ से सवाल बन सकता है सब मैंने आपको करवा दिया। दिस इज़ मोर देन इनफ। इतना आपने कर लिया तो आपका कोई भी सवाल आएगा आप बहुत इजीली कवर कर लोगे। इस PDF को ज़रूर से डाउनलोड करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, या तो इसको प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि सवाल इस PDF से आपको बेटा डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो ये PDF ज़रूर से देख लीजिएगा। आप देखना, आपके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक है, ज़रूर से डाउनलोड करके इसका PDF ले लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगली यूनिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।